नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। शुक्रवार और महीने की 13वीं तारीख। पश्चिमी देशों में कई लोग ऐसे हैं जो दिन और तारीख के इस मेल को अपशगुन मानते हैं, लेकिन लगता है कि संघ ने अपने चहेते नरेंद्र मोदी की ताजपोशी के लिए यही शुभ मुहूर्त तय कर दिया है। मोदी को पीएम इन वेटिंग बनवाने की संघ की मुराद पूरी करने के लिए बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आज पूरे दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों का मन टटोलते रहे। संघ की मंशा जानकर मुरली मनोहर जोशी जैसे कुछ सदस्यों का मन बदला, लेकिन बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी मानो भीष्म प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि वो मोदी के नाम पर अभी हामी नहीं भरेंगे। बीजेपी के सूत्र बताते हैं कि बात करीब करीब पक्की हो चुकी है कि मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का ऐलान शुक्रवार को कर दिया जाएगा। लेकिन ये सवाल अपनी जगह कायम है कि ऐलान के लिए बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी या नहीं। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि कलह के बीच मोदी की ताजपोशी क्या रंग दिखाएगी। क्या मोदी के लिए वाकई आडवाणी को दरकिनार करेगा संघ? भगवा राजनीति का ये त्रिकोण देश की सियासत का सबसे बड़ा सस्पेंस थ्रिलर बन चुका है। नरेंद्र मोदी को पीएम इन वेटिंग बनवाने पर संघ अड़ा है और बीजेपी के पितामह लाल कृष्ण आडवाणी ने मानो भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है कि वो मोदी की ताजपोशी पर अपनी मुहर नहीं लगाएंगे। मोदी के नाम पर कलह का नया अध्याय 7 और 8 सितंबर को आरएसएस और बीजेपी नेताओं की बैठक के बाद शुरू हुआ। संघ ने बैठक के बाद मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने का सवाल बीजेपी की तरफ उछाल दिया। पार्टी के बारे में पार्टी का मत क्या है, विचार क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, तो पार्टी बताएगी। वो भी पार्टी बताएगी। ये तो पार्टी को दिए गए हैं, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन उसी दिन बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक जल्द बुलाई जाएगी। इस जल्दबाजी का एक ही मतलब था कि पितृपक्ष शुरू होने से पहले मोदी के नाम पर मुहर, जिस पर बीजेपी में आम सहमति बनाने के लिए संघ ने मदन दास देवी, भैयाजी जोशी और सुरेश सोनी को काम पर लगा रखा था। दिल्ली से नागपुर पहुंचते ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया कि अब कहीं कोई संशय नहीं है। राष्ट्रभक्त संगठन से लोग पूछना चाहते हैं कि देश का भावी प्रधानमंत्री कैसा हो। देश के राष्ट्रभक्त संगठन के प्रवक्ता ने आज दिल्ली में बोल दिया है। मुझे बोलने की जरूरत बहुत जरूरी है, समूचा देश सुनना चाहता है। संघ की राय है, उन्होंने बताई, मेरी अलग नहीं होती। मोदी के नाम का ऐलान करने के लिए 13 सितंबर को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग भी तय थी, लेकिन तभी आडवाणी अपने उसी तेवर के साथ सामने आ गए जिसकी झलक उन्होंने गोवा कार्यकारिणी बैठक के पहले और बाद में दिखाई थी। आडवाणी को मनाने का दौर चला, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वो अब तक माने नहीं हैं। गुरुवार को बीजेपी के शीर्ष नेताओं में गजब की बेचैनी और हलचल रही। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य थावरचंद गहलोत, रामलाल और अनंत कुमार ने बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह से मुलाकात की। सूत्रों का कहना है कि आडवाणी के अड़ंगा लगाने के बाद बीजेपी इसी उधेड़-बुन में है कि मोदी के नाम का ऐलान कैसे हो। संघ की ओर से साफ अल्टीमेटम है कि इस काम में देरी नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य मुरली मनोहर जोशी ने भी राजनाथ सिंह को इशारा कर दिया है कि वो दुविधा खत्म करें। हालांकि राजनाथ सिंह का यही कहना है कि पार्टी में ना कोई दुविधा है और ना ही मतभेद। हमारे यहाँ कोई नाराज नहीं है, सभी प्रसन्न हैं और जो कुछ भी होगा उसकी समय पर आप सबको जानकारी दी जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या शुक्रवार को बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी या फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बिना ही मोदी को पीएम इन वेटिंग बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के ज्यादातर सदस्यों को दिल्ली बुला लिया गया है, लेकिन तमाम मुलाकातों और कोशिशों के बावजूद पार्टी अभी भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि नरेंद्र मोदी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के लिए बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कब बुलाई जाएगी, क्योंकि बीजेपी के लौह पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी अभी भी अपने तेवर ढीले करने को तैयार नहीं है। बीजेपी सूत्रों का कहना है कि आडवाणी विधानसभा चुनाव से पहले मोदी को पीएम पद का उम्मीदवार नहीं घोषित करना चाहते, जबकि संघ ने बीजेपी आलाकमान को दो टूक कह दिया है
कि नेताओं की मर्जी से ज्यादा जरूरी है कि देश के माहौल को समझा जाए और मोदी के नाम का तुरंत ऐलान किया जाए। लिहाजा अब ये सवाल पेचीदा हो गया है कि क्या मोदी के लिए संघ आडवाणी को दरकिनार करने को तैयार है। यतेंद्र शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो क्या आडवाणी को दरकिनार किया जाएगा मोदी के लिए? बड़ी बहस आज इसी पर हम शुरू करते हैं। हमारे साथ इस बहस में जो हिस्सा होंगे मेहमान, उनका इंट्रोडक्शन मैं करा देता हूं। हमारे साथ रामेश्वर चौरसिया हैं, नेशनल सेक्रेटरी बीजेपी के। इसके अलावा हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर पीएल पुनिया साहब मौजूद हैं इस बहस में। जेडीयू के स्पोक्स पर्सन राजीव रंजन हमारे साथ इस बहस में होंगे। हमारे साथ दोपहर सामना के एडिटर प्रेम शुक्ला मौजूद हैं और कुछ ही पलों में अकाली दल के स्पोक्स पर्सन बीएस रामोवालिया हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रामेश्वर चौरसिया जी, मैं आप ही से पूछूंगा, जैसे ही मोदी जरूरी हो गए आडवाणी मजबूरी हो गए, सही कह रहा हूं? देखिए, एक तो आपको समझना चाहिए कोई जरूरी मजबूरी की बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने साफ साफ बोल दिया है कि हमारे यहाँ कोई डिफरेंस नहीं है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, बात विवाद चलती है और हमारी बैठकें चलती है। देखिए, लोकतंत्र में कार्यकर्ताओं का क्या मत है, स्वयंसेवकों से संघ भी फीडबैक लेता है, पब्लिक का क्या मत है, पब्लिक का मूड क्या है, इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया चलती है। और इसी से अगर लोकतंत्र में आप इलेक्शन में जा रहे हैं तो पब्लिक का ओपिनियन ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। हमारे रामेश्वर चौरसिया को ओपिनियन ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो ये बात आडवाणी जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? केंद्रीय नेता सुनिए, ये बात आडवाणी जी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? रामेश्वर चौरसिया जी, ये बात आडवाणी जी खूब समझ रहे हैं। एक मिनट। हाँ, बिल्कुल उसी पर मैं आ रहा हूँ। अब मैं उस बैठक में था, आडवाणी जी ने जब इस्तीफा दिया था उसके बाद वापस लिया, उसके बाद पदाधिकारियों की बैठक हुई, प्रदेश अध्यक्ष भी थे। उस बैठक में आडवाणी जी ने मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बोला हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है। हाँ, अलग अलग पर्सपेक्टिव में अलग अलग सोच हो सकता है, लेकिन देश का जो मूड है, कार्यकर्ताओं की जो भावना है, उससे पार्टी अवगत है और पार्टी मानती है कि जितना जल्दी इसकी घोषणा की जाएगी, जितनी जल्दी, उतना ही आने वाले दिनों में हमारा कार्यकर्ता तैयारी में जुटे। तो आडवाणी जी पार्टी के साथ क्यों नहीं है? आडवाणी जी पार्टी के साथ क्यों नहीं है? अचानक करने से कोई फायदा नहीं। रामेश्वर जी, सच्चाई क्या? आडवाणी जी पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी आडवाणी के साथ नहीं है। देख लीजिएगा। और आडवाणी, देखिए, अलग अलग पर्सपेक्टिव में डिफरेंसेस हो सकते हैं, अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ जब डिसीजन होता है तो सब साथ है। आप याद कीजिए, इस तरह की बहस चली थी जब अटल जी के नाम की घोषणा होनी थी, तो ऐसा ही चल रहा था। आडवाणी जी की अटल जी, अंततः पार्टी एक डिसीजन पर पहुंची और अटल जी के नाम का घोषणा हुआ। 2009 में भी देखिए ऐसे ही बहस चली थी। अंत में यही माननीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी उस समय भी अध्यक्ष थे, इन्होंने आडवाणी जी के नाम की घोषणा की। ये घोषणा के पहले थोड़ा बहुत जो वाद विवाद चलता है, पार्टी की मीटिंग चलती है, तो मतलब वाद विवाद आती है जो आप प्रसारित मतलब मान रहे हैं ना, वाद विवाद तो चल रहा है, मान रहे हैं आप। लेकिन अंततः नहीं, वाद विवाद में लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे बैठकें चलती है, तो वहाँ अपना अपना पक्ष रखने का सबको अधिकार है। और आडवाणी जी ने कहीं पब्लिकली नहीं कहा है कि वो मोदी को नहीं चाहते, ये सब स्पेकुलेशन है। इसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हम भी ये नहीं कह रहे। उन्होंने तो ये कहा है कि मोदी, किसी ने कोई रामेश्वर चौरसिया जी, उन्होंने तो ये कहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद मोदी के नाम का ऐलान कीजिए। आप लोग तो उस पर भी राजी नहीं है। आडवाणी जी को दरकिनार करने के लिए संघ और बीजेपी एक साथ हो गए। अब देखिए, कहीं आडवाणी जी ने पब्लिकली नहीं कहा। अगर बैठक में बातें आई है तो हर आदमी को अपना विचार हो सकता है। मैं मानता हूं आडवाणी जी का ये ओपिनियन होगा, लेकिन आप जानते हैं कि जो मेजोरिटी चाहती है, जो देखती है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी वहां बैठे हैं, उस पर भी तो होता है ना। आप एक पक्ष बोल रहे हैं, ये भी तो वहां लोग बोल रहे होंगे कि भाई देश के जनता का मूड ये है, अभी करेंगे तो फायदा होगा। तो सारे चीजों पर विचार करके अगर पार्टी डिसीजन लेती है, और मैं मानता हूं कि जितना मेरा मतलब ये था, स्थिति समाप्त होगी, उतना ही जल्दी हमें फायदा होगा। ठीक है, मैं आपसे सवाल करूंगा रामेश्वर चौरसिया जी, और बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। सुशील मोदी ने इस पर क्या कुछ कहा, ये एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बिहार के कार्यकर्ताओं की जो भावना है, बिहार की जनता की जो भावना है, और मुझे लगता है कि देश के लोगों की भी यही भावना है, और लोग चाहते हैं कि राहुल गांधी के मुकाबले नरेंद्र मोदी को बीजेपी अपना प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करे। और आडवाणी जी हम लोग के वरिष्ठतम नेता हैं। आज मैं जो भी कुछ मैं उन्हीं के कारण हूँ। मुझे लगता है कि ही इज द टॉलेस्ट लीडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
जनता की नब्ज को समझने में और कहीं न कहीं कोई चूक हो रही है। और हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे समय में जिस तरह से आडवाणी जी ने अटल जी के नाम की घोषणा की थी, उसी प्रकार और आडवाणी जी को आगे आकर और नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा करनी चाहिए। चलिए, एक नसीहत भी मोहम्मद सुशील मोदी दे गए आडवाणी साहब के लिए कि भाई आगे आइए, दिल बड़ा कीजिए, जितने बड़े आप हैं उस बड़प्पन को दिखाइए और मोदी के नाम का ऐलान अपने आप से खुद कीजिए। पीएल पुनिया साहब, अब सवाल ये उठता है कि कल के बाद आप क्षेत्रीय नेता नहीं कह पाएंगे नरेंद्र मोदी को, सीधे सीधे अब राहुल गांधी के मुकाबले में खड़े हो गए हैं अब नरेंद्र मोदी, और कल 4 बजे के बाद तो इसमें भी संशय नहीं रहेगा कुछ, इफ एंड बट खत्म। देखिए, ये उनको क्या जिम्मेवारी देते हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन ये बात तो स्पष्ट है अच्छी तरह से कि मोदी जी को जब चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया गया तब से लेकर और आज वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में सामने आ रहे हैं, तो वो देश में समाज को बांटने का ध्रुवीकरण करने के लिए उतारे गए हैं। लेकिन ये भी सच है कि उनके माध्यम से पार्टी का भी ध्रुवीकरण हो रहा है, पार्टी भी 2 टुकड़ों में बटे जा रही है। तो ये तो उनको पार्टी को स्वयं देखना, स्वयं सोचना है। 10 जून 2013 को आडवाणी जी ने लेटर लिखा राजनाथ सिंह जी को, उसमें जो बात हुई, फिर अपना इस्तीफा दिया और आरएसएस के दबाव में सब इस्तीफा वापस ले लिया। लेकिन जनता और देश ये भी जानना चाहता है कि जो इस्तीफा दिया था, जो मुद्दे उठाए थे कि पहले जनता और देश और जनता का ध्यान रखते थे सभी नेता, लेकिन आज नेता केवल अपने स्वार्थ में जुट गए हैं, ये भी उन्होंने अपने पत्र में लिखा था। तो इन मुद्दों पर ये कहा जा सकता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। अंदरूनी इसलिए नहीं है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से चिट्ठी लिखी। नहीं, कल मोदी के नाम के ऐलान के बाद पुनिया साहब ये अंदरूनी मामला नहीं रह जाएगा, फिर आपको अब चिंता करनी पड़ेगी। कल ऐलान के बाद नहीं रह जाएगा अंदरूनी मामला। देखिए, हमें कोई चिंता की बात नहीं, ये अपने हिसाब से अच्छे से अच्छा कदम उठाएंगे। हमारी अपनी मजबूती है, हमारा कहीं दूर दूर तक इनसे ये मुकाबला नहीं कर सकते, तो इसलिए हमको क्या चिंता है। चिंता तो ये अपनी करें, चिंता अपनी करें, अपने नेताओं की करें। आपकी बात का रामेश्वर चौरसिया जी जवाब देना चाह रहे हैं। चाहते थे कि चुनाव प्रचार समिति का भी उनको अध्यक्ष न बनाया जाए, उसके लिए आपत्ति थी। अब ये आपस में लड़े झगड़े, पहले अपना तय कर लें, उसके बाद बाकी जनता के और देश में जाने की बात करें। रामेश्वर जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि पुनिया जी को याद नहीं होगा, लेकिन हो सकता है उस समय बड़े अफसर थे, याद भी हो कि जब कामराज प्लान आया था, इंदिरा जी से बात हुई तो सारे लोग कामराज और ये क्या बोलते हैं, कामराज जी ने कहा कि लोग ये मोरारजी देसाई के पक्ष में है। ये चर्चा चलती रही, डेमोक्रेटिक प्रोसेस था, उस समय चर्चा होती थी। अंततः इंदिरा गांधी जी को बनाया गया। मैं पुनिया साहब को ये बता रहा हूं, हमारे यहाँ अभी आपके यहाँ दूसरा है, एक परिवार जो तय कर देगा मानना पड़ेगा। उसके बावजूद भी देखिए आपके यहाँ डिफरेंस है। कोई कहता है राहुल जी का नाम अनाउंस कर दो, तो आप उसे मना करते हैं, ये आपका मामला है, ये अलग विषय है। कल तक राजनाथ भी कहते थे मोदी के नाम पर ऐसे चुप रहने के लिए। चर्चा होती है। और एक बात और, मुस्कान जी, हाँ बिल्कुल होता है। मुस्कान जी, एक बात समझिए, एक तो जनरेशन गैप है। आडवाणी जी हमारे अभिभावक है। जिस समय आडवाणी जी का युग था, पूरा बीजेपी, पूरा देश के कार्यकर्ता आडवाणी जी के साथ थे। आज समय बदला है, तो आज यंग जनरेशन में ही नहीं, पूरे भाजपा का कार्यकर्ता, आम जनता, जो सुशील मोदी जी का बयान दिखा रहे थे, सुशील मोदी जी कोई नई बात नहीं बोल रहे हैं, वो भी हमारे साथ कल सभा में थे, सासाराम में, औरंगाबाद में मैं भी था। हर कार्यकर्ता, अगर मोदी चिल्लाता है मोदी लाओ देश बचाओ, तो हमारे कार्यकर्ताओं की भावना है। तो कार्यकर्ता ही तो चुनाव जिताता है, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसीलिए सुशील मोदी नसीहत दे रहे हैं आडवाणी को, ये नई बात है उसमें। उससे पार्टी को ज्यादा फायदा। रामेश्वर चौरसिया जी, नई बात है उसमें, को ज्यादा फायदा। रामेश्वर चौरसिया जी, नई बात है उसमें, सुशील मोदी नसीहत दे रहे हैं। ऐसा नहीं, कोई नसीहत नहीं दे रहे हैं। देखिए, नहीं, कोई उसको नसीहत मत समझिए, कोई नसीहत उन्होंने तो क्या कहें, ज्ञान दे रहे हैं, क्या कहें? भाई हम लोग पब्लिक में जाते हैं, शब्द बताइए ना। सुशील मोदी क्या बताना चाह रहे हैं आडवाणी साहब? समझना चाहिए। देखो,
देखिए वो कुछ बताना नहीं चाह रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि भाई देश के मूड को समझना चाहिए शब्द लगाया उन्होंने व्यवस्था में। रामेश्वर चौरसिया जी चाहिए शब्द लगाया उन्होंने कि आडवाणी साहब को आगे आना चाहिए और मोदी के नाम का ऐलान करना चाहिए। नसीहत तो है ये। आज वो शर्त नहीं है, वो शर्त नहीं है। मैं आज ही मुस्कान जी आपको बता रहा हूँ, आप देखिएगा कल हो सकता है आडवाणी जी ही मोदी जी के नाम को का अनाउंसमेंट करें। हम कार्यकर्ता यही चाहते हैं कि आडवाणी जी आए और अनाउंस करें, क्योंकि हमारे सबसे आएंगे क्या अभिभावक के रूप में आएंगे क्या बता दीजिए, आएंगे क्या? पूरा देश जानना चाहता है, पुनिया साहब जानना चाहते हैं, राजीव रंजन जी के अब कल देखिए पेट में पानी होगा। आएंगे क्या आडवाणी जी ऐलान के लिए? कल आप देखिएगा, कल 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 ये भी खुलासा हो जाएगा, आप देख लीजिएगा। पूरा देश चाहता है, हमारे कार्यकर्ता चाहता है कि आडवाणी जी ही घोषणा करें। जी ठीक है। प्रेम शुक्ला जी, ये मुहूर्त शुभ है क्या आपके हिसाब से? क्योंकि जिस तरीके से मान मनोवल का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में आडवाणी जी की नसीहत को दरकिनार करके, उनको दरकिनार करके मोदी साहब के ऐलान की पूरी तैयारी हो चुकी है। नहीं, निश्चित तौर पर मुहूर्त बहुत शुभ है। 13 तारीख का मुहूर्त है, कांग्रेस की 13 का भी मुहूर्त प्रारंभ मान लिया जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जो भी पिछले 13 महीनों से सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर ही राजनीति कर रही है। विपक्ष के उम्मीदवार भी नरेंद्र मोदी हो सकते हैं और सत्ता पक्ष भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री वही भाजपा के उम्मीदवार होंगे, ये मानकर उनके खिलाफ नारे लगा रही है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाते लगाते गुजरात से परमानेंट कांग्रेस अपने आप को साफ कर ली, देश से साफ करने की तैयारी कर रही है। ये इस बात से लग रहा है कि सुशील कुमार मोदी, जो कल तक नीतीश कुमार जी के आग्रह पर नरेंद्र मोदी जी को बिहार निमंत्रित करने से भी बचते थे, आज वो आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी से अनुरोध कर रहे हैं। आप उनसे पूछ रहे थे क्या करें, तो वो कह रहे चाहिए, अनुरोध है, अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो है कृपया नरेंद्र मोदी जी के नाम को प्रस्तावित कर दें। और ये अनुरोध इसलिए कर रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी में त्याग का भाव रहा है। 1995 में त्याग दिखाते हुए तब लालकृष्ण आडवाणी जी वैसे ही लोकप्रिय थे, जबरदस्ती त्याग लिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है। बार बार नाराज हो जाते हैं, मनाना पड़ता है उनको। उसी तरह खड़ा था। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी भी नाराज होते थे और संघ परिवार आडवाणी जी मना कर ले आते थे। राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो अटल जी सहमत नहीं थे, ये सब कहते रहे हैं, और अटल जी को मना कर लाया गया तो अटल जी प्रधानमंत्री बन गए, नेतृत्व किया, देश को चलाया और एक ऐसी स्थिति तक ले गए जहां देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो गया था, वहां से गिरा दिया है, बड़ी बुरी हालत कर रखी है। लेकिन देश को ऐसा लगता है कि एक रथी खड़ा हो, सारथी उसका कोई बन जाएगा। जी मैं आपसे राजीव रंजन जानना चाहूंगा कि भीष्म पितामह करके बिल्कुल एकदम बाणों की शैया पर आडवाणी साहब इस वक्त लेटे हुए हैं। मनस्थिति तो उनकी यही लग रही है, बार बार उनका मान मनोवल करना पड़ता है और अब भी मोदी साहब के नाम के ऐलान में बस एक ही पेंच फंसा हुआ है, भले ही न माने रामेश्वर चौरसिया। देखिए अनुराग जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अब गठबंधन में हम नहीं हैं, गठबंधन से बाहर आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन हो, ये हमारे लिए सवाल आज नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स गुजरात में की और फिर से उसको गठबंधन में दोहराया और फिर से पार्टी में, तो देश में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे क्या हैं वो दिखेगा। और एक बड़ा सवाल है जिनको लेकर बार बार भारतीय जनता पार्टी के नेता लोकप्रियता, जनादेश और लंबी चौड़ी बातें कह रहे हैं। मेरा एक छोटा सवाल है, नरेंद्र मोदी जी पिछले 1 वर्ष से लगातार भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय भूमिका में हैं और उन्हें प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया जाए या देश का प्रधानमंत्री के तौर पर उम्मीदवार बनाया जाए, इस पर लगातार बातें होती रही हैं। कोई एक करिश्मा गुजरात के बाहर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। अब करिश्मा करने तो आ रहे हैं, बीजेपी कह रही, रामेश्वर चौरसिया कह रहे हैं अब करेंगे ना करिश्मा। ये जरूर पूछना चाहिए। आए ही नहीं, आप करिश्मे की उम्मीद क्यों कर रहे हैं जनाब? अब तक क्या हुआ है? नहीं करिश्मा नहीं पहले तो रामेश्वर चौरसिया जी समझाइए ना इनको, राजीव रंजन जी को समझाइए कि ये करिश्मा ही तो है, ये करिश्मा ही तो है कि आडवाणी साहब को साथ लिए बिना भी उनकी ताजपोशी की पूरी तैयारी हो रही है, उनके नाम के ऐलान की तैयारी हो रही है। ये मोदी का करिश्मा ही तो है। ये कह रहे हैं कि मोदी कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए गुजरात से बाहर। मैं आपकी बात से सहमत हूँ,
कर्नाटक में प्रचार करने गए थे, सहमत हूँ, ये करिश्मा है। और निश्चित तौर पर अभी जो कर्नाटक में उनके उम्मीदवारों की हार हुई है, जिनको उन्होंने सहयोग किया, और जिस तरह से आडवाणी जी को जबरदस्ती संन्यास लेने की स्थितियां बनाई गई हैं, तो हमारी आशंकाएं बिल्कुल सही हुई। हमने सही फैसला लिया, और जिस तरह से पूरे देश में धर्मांधता और कट्टरता के रास्ते पर देश को लेकिन राजीव रंजन जी, अब मोदी बिहार आएंगे, कैसे रोक पाएंगे आप? गठबंधन से तो बाहर हो गए आप, लेकिन मोदी को कैसे रोकेंगे अब? वो बिहार आएंगे जब? नहीं, मोदी जी, वही तो मैंने पूछा अनुराग जी, जरा पैनल में पूछिए शिवसेना से और भारतीय जनता पार्टी से क्या कर पाए हैं गुजरात के बाहर। जो निकलेंगे तो क्या कर लेंगे। मैं एक बात जो पूछना चाहता हूँ, अरे कल अपने नाम का ऐलान करवा रहे हैं ना, वो ये क्या कम है? ये करिश्मा आपको कम लग रहा है क्या राजीव रंजन जी? नीतीश कुमार जी के साथ बैठकर बिहार में कर रहे थे। राजीव रंजन जी, ये करिश्मा उनका कम लग रहा है क्या आपको? कल उनके नाम पे मोहर लग जाएगी। क्या सुरक्षा की आपके देवेश चंद्र ठाकुर राज ठाकरे जी के यहाँ क्यों जाते हैं, जरा बताइएगा देश को। क्या फर्क पड़ेगा अनुराग जी, क्या फर्क पड़ जाएगा? फर्क क्या पड़ेगा? जो लगातार जिस नेता की अगुवाई में भाजपा हर दुर्ग हार रही है, हर प्रदेश हार रही है, वो आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कांग्रेस का आधार सिमट रहा है और भाजपा लड़ाई पहले ही हार गई है। आने वाला समय इस देश के फेडरल स्ट्रक्चर में जो रीजनल फोर्सेज हैं उनका होगा, तो इतना और वो देश की दिशा तय करेगा। क्यों निराशा चेहरे पे छलक रही है? नहीं, निराशा। अच्छा, रामेश्वर चौरसिया जी, आपसे जानना चाहूंगा मैं, 272 का आंकड़ा कैसे आएगा बिना आडवाणी साहब को साथ लिए? 200 से 200 के करीब ले आए थे वो पार्टी को। एडिटर है ना आपके नेता उद्धव ठाकरे जी के, जो पिछले कई संपादकीय छपे हैं सामना में। राजीव जी आते हैं आपके पास, राजीव जी आते हैं आपके पास। रुकिए, कई सवाल उठाए। आप चुप करें। नीतीश कुमार जी ने उनके बारे में स्तुति में क्या कहा, वो भी भेज देता हूँ। चलिए, हमको मैं पुनिया साहब आता हूँ आपके पास। छोड़ दीजिए ना उद्धव ठाकरे को, छोड़ दीजिए। हमको तो कश्मीर की चिंता करनी है। प्रेम जी आते हैं आपके पास भी, पुनिया साहब के पास भी। पुनिया साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया जी, के समर्थकों की चिंता करनी है। ठीक है, छोड़ दीजिए। रामेश्वर चौरसिया जी, कैसे 272 का आंकड़ा बिना आडवाणी साहब के आएगा? 200 से दो सीट से 200 के करीब ले आए थे पार्टी को, आज उन्हीं को दरकिनार किया जा रहा है। मैं सुन रहा हूं, आपने जेडीयू के प्रवक्ता का सुनाया। अपनी मुंह है जितनी बड़ी बड़ी डिंगे हाँक ले, यथार्थ ये है तो कि जब लोग हार जाते हैं, तर्कस में तीर नहीं रहता है, यही तो तो राजीव रंजन मोदी के बारे में आज पूरे। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ, सुन तो लीजिए अनुराग जी। अरे पूरी बात सुन लीजिए, मैं तो 2 मिनट बोलूंगा, मैं ज्यादा उसमें बोलने वाला नहीं हूँ। एक बात बताइए, इस देश में आज चर्चा के केंद्र ही मोदी हैं, और इनका हालत ये है कि अब ये बीजेपी से अलग हो गए। जब मोदी का नाम आएगा तो अब इनको आप दिखाएंगे। हालत ये है, पर यही देखो कितने नीचे स्तर तक इनकी राजनीति गई है। भटकल पकड़ा जाता है बिहार में, बिहार की पुलिस रिमांड पर नहीं रही थी, गया में अटैक हुआ है। 14 छोड़ दीजिए, वहाँ की जनता देख लेगी इसको। रामेश्वर चौरसिया जी, वहाँ की जनता देख लेगी। और मुख्यमंत्री खुद इस पर नई बहस शुरू मत कीजिए। नहीं, इस पर छोड़ दीजिए ना, उसको छोड़ दीजिए, नीतीश कुमार को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। रामेश्वर चौरसिया जी, मोदी पर आइए ना। इनको गुजरात बाहर का दिखाई देता, पाकिस्तान अपना दिखाई देता है। पुनिया साहब का रिएक्शन ले लेते हैं। पुनिया साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पुनिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। बोलिए, अलग अलग बोले। आपने दूषित कर रखा है वातावरण। नीतीश कुमार की धर्मांधता ने। छोड़ दीजिए प्रेम जी, पुनिया साहब को सुन लेते हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, सुनिए। अरे आपका मंत्री जो है सीमा पर शहीद हुए व्यक्ति का अपमान करता है, और हमारे पार्टी की राजनीति पर कौन सा सेकुलरवाद की बात कर रहे हैं? अरे आप कभी भी कर सकते हैं, कीजिएगा। आप में हिम्मत बात कर लेंगे। प्रदेश के मिट्टी से गए जो हिंदुत्व के हाथ कटोरा लेकर आए थे, वो धर्मांध क्यों हो गए? चिंता के उत्तर प्रदेश के लोगों को पिटवा रही है। आप क्या राष्ट्रवाद की बात कीजिएगा? हमको पता है उत्तर प्रदेश में आपसे अधिक ज्ञात है। नासिक, शिवसेना ने हिंदुत्व का कल्याण किया है। प्रदेश के लोगों नीतीश कुमार की तरह यासिर भटकल के गुण नहीं गए हैं। चलिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा आप दोनों क्या कह रहे हैं। सेकुलरिज्म का जन्नत पाकिस्तान को बंद कराइए। ये इस देश के लिए शोकांतिका है। ठीक है राजीव रंजन जी, प्रेम शुक्ला जी, ठीक है। पुनिया साहब का रिएक्शन। पुनिया साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए सर जी। प्रेम शुक्ला जी का बड़ा सम्मान करता हूं,
और हमेशा तर्क की बात करते थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि पता नहीं क्या किस तरह से ये अपने बयान दे रहे हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी और खासतौर से नरेंद्र मोदी के टीम के पूरी तरह से सदस्य हो गए हैं। तो आप अपनी पुरानी छवि के हिसाब से आप बात करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आपने कहा कामराज प्लान के बारे में, तो मुझे खुशी इस बात की है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी को आदर्श मानते हैं और जो हुआ उसके हिसाब से करना चाहते हैं। और दूसरी बात, आप ये घोषणा कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने जब प्रधानमंत्री के रूप में कैंडिडेट घोषणा की थी तो मार्च में किया था, जब इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी कर रहे थे। उस समय वही समय होता है जब देश के सामने आप अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो से अपने प्रोग्राम को देश के सामने ले जाते हैं, तब उसी समय प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट की भी घोषणा की जाती है। तो अभी से आप कह रहे हैं आप करें, जरूर करें, लेकिन हमें कहें कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं है, किसी तरह का कोई विवाद नहीं है। विवाद तो आपके यहाँ है। आप लोग कहते थे पार्टी विद डिफरेंस, अब हम कहते हैं कि पार्टी विद ऑल द डिफरेंस। जहां नेताओं में एक मत नहीं है तो उसके बारे में क्या बताएंगे। ठीक है, ये आपका अंदरूनी मामला है। नरेंद्र मोदी को चाहे जो बनाइए, चाहे जो दिखाइए, ये इसके अंदर कांग्रेस पार्टी को या यूपीए को कुछ नहीं कहना है इसके बारे में। लेकिन हमारा बहुत स्पष्ट है, हम अपने प्रोग्राम के हिसाब से, हम अपने एजेंडा के हिसाब से, मैनिफेस्टो के हिसाब से लोगों के बीच में जाएंगे। किसी व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर, उसको केंद्र बनाकर हम कभी भी लोगों के बीच में नहीं गए। ये आपका मत है, ये आप जो चाहे करना चाहे करें। जी नहीं पुनिया साहब, लेकिन आपने प्रेम शुक्ला साहब के वक्तव्य के आधार पर इतना सब कुछ कह दिया। मैं आपको क्या बताऊंगा, आप तो जानते ही हैं, बड़े आत्मीय संबंध हैं राज ठाकरे के साथ, नरेंद्र मोदी के। राज ठाकरे गुजरात जाकर मेहमान भी बन के उनके आ चुके हैं। तो चिंताएं आपकी मुझे झलकी हैं थोड़ी इस वक्त आपकी बातचीत में। नहीं, कोई चिंता नहीं है। हाँ, अनुराग जी प्रेम शुक्ला जी हमारे मित्र रहे हैं, मित्र है और मित्र रहेंगे उसमें। हाँ, बोलिए रामेश्वर जी। पुनिया साहब, हाँ, पुनिया साहब को बोल दीजिए, आप बात सही है, आईएएस अफसर रहे, अभी सांसद है, बड़े पार्टी के सांसद हैं। पुनिया साहब पूरी बात सुन के आधी बात पर यक्त मत करें। मैंने बोला था कि उस समय कांग्रेस में लोकतंत्र था, कामराज ने चर्चा की, लोग चाहते थे प्रधानमंत्री बनाना, ज्यादा लोग उनको, फिर भी इंदिरा जी को बनाया। आज मैंने बोला कि आज कांग्रेस में वो परंपरा नहीं है, एक परिवार है, जो तय कर देंगे वो होगा। आज भी वही है और हम घोषणा करें पार्टी का नहीं करें, उनको कोई मतलब नहीं। पुनिया साहब सुन लीजिए पुनिया साहब सुन लीजिए। आप भी जानते हैं सच्चाई, हम भी जानते हैं, इसमें बहस क्या है तो अच्छी बात है, हम भी जानते हैं। मैं ये आपको बता रहा हूँ, जो बहस परिवार है ना, केंद्र में मान्य परिवार कैसे नहीं है, बीजेपी में भी तो संघ परिवार है। आप जो कहेगा वो हो जाएगा, फिर चाहे आडवाणी कुछ भी कहते रहे। बिल्कुल, अब मैं उसी पर आ रहा हूँ, संघ परिवार पर आ रहा हूँ। देखिए अनुराग जी, संघ परिवार के साथ भी बैठक हुई। हमारे अटल जी, अडवाणी जी संघ के ही कार्यकर्ता रहे, मोदी जी संघ से ही आए हैं, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। संघ भी इस देश के में है, तो संघ के लोगों को भी चिंता है कि आर्थिक स्थिति क्या है, आतंकवाद की स्थिति क्या है, साथ बैठ करके चर्चा करते हैं। लेकिन संघ के लोग अपना ओपिनियन बताते हैं कि स्वयंसेवक का ये ओपिनियन है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वो सब ठीक पता है, सबको पता। रामेश्वर चौरसिया, लेकिन छोटी सी बात का जवाब आप नहीं दे पा रहे हैं शुरू से, ठीक है कि इतना सब कुछ होता है, लेकिन आडवाणी साहब को कन्विंस क्यों नहीं कर पाते हैं, या फिर आडवाणी आपको कन्विंस क्यों करने में असमर्थ रहते हैं हमेशा? फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं उस बैठक में था, जो पिछली बैठक हुई पदाधिकारियों की और हमारे प्रदेश अध्यक्षों की और राष्ट्रीय पदाधिकारियों की। अडवाणी जी ने मोदी जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। आज भी अडवाणी जी ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है, आपको बताऊं, ये स्पेकुलेशन है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है कि हमारे यहाँ कोई डिसेंशन नहीं है, किसी ने हमसे कोई प्रस्ताव नहीं रखा है, कोई कंडीशन नहीं रखा है। देखिए ये चर्चा है। वो तो अडवाणी साहब ने इस्तीफा देने के बाद जब वापस लिया था, तब भी कहा था कि अब किसी तरह के कोई मतभेद नहीं है। बार कहें कि अडवाणी मतभेद उजागर भी होते हैं और फिर डाइल्यूट भी हो जाते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब, मेरा सवाल तो ये है आपसे चौरसिया जी कि मतभेद उभरते क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ पुनिया। हाँ बिल्कुल हाँ, सुनो भैया, ये लोकतंत्र में अपना अपना परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है। 10 आदमी बैठक में होंगे तो चर्चा होगी। एक पितामह एक तरफ और पूरी फौज एक तरफ।
सुनो भैया, ये लोकतंत्र में अपना अपना परसेप्शन है, पर्सपेक्टिव है। 10 आदमी बैठक में होंगे तो चर्चा होगी। एक पितामह एक तरफ और पूरी फौज एक तरफ, यही चर्चा होती थी। अनुराग जी आप भूल रहे हैं। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप नहीं, ये ओपिनियन का मतभेद है ना। उनका ओपिनियन ऐसा होगा कि बाद में करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन देश चाह रहा है कि अभी हो। देश की भावना से अनुभव देखिए ना उनका, चौरसिया जी अनुभव देखिए ना, और देश का भावना 2 सीट से कहां तक ले गए थे वो बीजेपी को। अनुभव है उनका, अपने अनुभव के आधार पे बोल रहे हैं वो। आपको तो माननी चाहिए उनकी बात। बिल्कुल अनुराग जी आप ठीक बोल रहे हैं। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैडर अडवाणी जी के साथ था, अटल अडवाणी जी का युग था। आज समय है कि देश का मूड एक अलग दिशा में चल रहा है, एक धारा चल रही है। देश के लोगों ने तय कर रखा है, एक धारा चल रही है। उस धारा के साथ जो पार्टी नहीं चलेगी वो किनारे हो जाएगी। युग बदल जाएगा। बिल्कुल, ये जनरेशन शिफ्ट होता है और उस धारा के साथ पॉलिटिकल पार्टी लोकतंत्र में नहीं चलेगी तो किनारे खड़ी पाई जाएगी। इसीलिए लोगों की भावना की जो धारा चल रही है, कार्यकर्ताओं की भावना की जो धारा चल रही है, उसी के साथ हमारे नेतृत्व को चलना होगा। अगर जो नहीं चलेंगे तो किनारे पड़ जाएंगे। इसीलिए लोकतंत्र में वोट की कदर होती है, सांसदों की कीमत होती है और विधायकों की ज्यादा। राजीव रंजन से अगर हम चाह लेंगे रामेश्वर चौरस जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी बार बार ये कहती है कि गठबंधन से जो लोग अलग हुए उनको अपनी हैसियत का पता चल जाएगा, लेकिन इनको देखना चाहिए नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और मायावती, ये 3 ऐसे राज्यों के नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के एक अमर बेल की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ आई। अरे पार्टी तो राजनीति करने के लिए बनाई है ना आपने, रामेश्वर तीनों नेता मजबूत हुए। ये कहिए राजनीति की परिभाषा बदल गई, इसलिए आप कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करते। चौरसिया जी से ही बात कर लीजिए पहले। नहीं, वो बीच में आपको इंटरप्ट कर रहे थे। बोलिए राजीव जी। करप्शन की आदत में अब हम क्या कहें, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो तथ्य है उस पर बोलिए। आपको ये भ्रम है कि आपके बल पर लोग हैं राजनीति में। जिन राज्यों में आपके गठबंधन हुए, जिन दलों के साथ, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी और मायावती ऐसे 3 उदाहरण हैं, उन राज्यों में आप कहां हैं और वो कहां है। बिहार वैसी ही स्थिति में है और आज पूरे दक्षिण में आपका आधार सिमट गया। आप पूर्वोत्तर में आपका कोई आधार नहीं है। जो पूर्वी भारत का कई राज्यों में आपका कोई आधार नहीं है। 300 से ज्यादा सीटों पर आप उम्मीदवार देने की स्थिति में नहीं है। आपके जो क्षेत्रीय जो गठबंधन के साझेदार हैं, उनमें कच्छ के सिख किसानों को जिस तरह से आपने अपमानित करके जमीन छीनने की कोशिश की है, उससे अकाली दल में नाराजगी है। जो शिवसेना का उग्र चरित्र है, उसके कारण महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों के अंदर आशंकाएं हैं। कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में पहुंची है और नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ये डायरेक्शन लेस है, पूरी तरह से ये पार्टी हो गई है। और मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि अब तक जो आंकड़े हैं उनके, इससे ज्यादा निराशाजनक स्थिति 2014 के चुनाव में नहीं होगी। अच्छा रामेश्वर चौरसिया जी, ये बड़ा खूब आकलन आपके लिए कर दिया है राजीव रंजन जी ने। इस आकलन के बाद क्या आप ये विश्वास दिला पाएंगे कि 272 का जादुई आंकड़ा आएगा अगर आडवाणी जी भी नाराज हो जाते हैं तब? अनुराग जी इनका घीसा पीटा टेप रिकॉर्डर है। ये बिहार की पार्टी है, बिहार में जीत के आए हैं। बिहार की जनता की चिंता नहीं है, न बिजली मिल रही है, न कुछ मिड डे मील में कैसी घटनाएं हो रही है, आतंकवादी पर इसकी चिंता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की चिंता में गले जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का उभार हो रहे हैं। अरे भैया, आप क्या सर्टिफिकेट देंगे? हमारी पार्टी 52 से पहला चुनाव लड़ी है, उस समय आप थे भी नहीं। ये एक समझ लीजिए, एक राष्ट्रीय पार्टी है। आप बिहार की चिंता कीजिए और जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा भारतीय नहीं बोलती है। आपके मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोला भारतीय जनता पार्टी को औकात दिखा दूंगा, औकात दिखा दूंगा। अरे सुन लीजिए भैया, आपकी सीटें बढ़ गई और बिहार में आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला, बोल रहे थे तो नहीं बोला। सुनने का पेशेंस रखिए। ज्यादा बोल देने से ये इतिहास भूगोल हमें भी मालूम है, इतिहास भूगोल हमको भी मालूम है। आप सुना कीजिए, अब इतिहास भूगोल हमको भी मालूम है, सुना कीजिए। इनके मुख्यमंत्री ने, देखिए मुख्यमंत्री की भाषा नहीं, किस तरह की भाषा बोलते हैं। विधानसभा के फ्लोर पर घोषणा करते हैं भाजपा को औकात दिखा देंगे। क्या इनकी औकात थी? 95 में लड़े थे, 7 पर सिमट गए थे। भाजपा नहीं रहती तो आज यहाँ ये खड़े नहीं होते। इसीलिए मैं इस बहस में नहीं जानता। आप अलग है, आपका रास्ता अलग है। देखिए, भाजपा के बारे में ज्यादा चिंतित मत होइए। बिहार की जनता ने सरकार आपकी है, जरा चिंता कीजिए कि बिहार की क्या हालत है। मैं आपको बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं,
बिहार के लोगों की भावनाओं से मत खेलिए। आप ये कुछ बचता नहीं है तो चले आते हैं सेकुलरिज्म पे, आतंकवादियों को शरण देते हैं, उन पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आप आतंकवादी को बिहार की बेटी बनाते हैं। मसला बीजेपी जेडीयू का नहीं है सर, आडवाणी और मोदी का है। प्रेम शुक्ला जी, आप एक बड़े पत्रकार भी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक संपादकीय अगर आपको लिखना पड़े इस विषय पर तो क्या आकलन रहेगा आपका? मोदी ले आएंगे 272 बिना आडवाणी? देखिए, ये प्रयास कभी भारतीय जनता पार्टी में हुआ ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में प्रयास जो होता है वो शीर्ष नेतृत्व से लेकर काडर तक एक दिशा में होकर काम करते हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी राम जन्मभूमि के मुद्दे पर बहुत सारे मामलों में डिफर करते थे। कई बार वाजपेयी जी देखा गया कि परिवार भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और वाजपेयी जी एक तरफ, और फिर वाजपेयी जी फिर उस पार्टी के नेतृत्व को मानकर उस दिशा को प्राप्त करके पार्टी को आगे बढ़ाते थे। आडवाणी जी वही कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को ये जिम्मा देकर नई ऊर्जा के संचार का एक कार्य किया गया है। 1985 में इसी तरह से आदरणीय बाला साहब देवरस जी ने जब हिंदुत्व का मुद्दा दिया भारतीय जनता पार्टी को, आडवाणी जी को नेतृत्व दिया तो स्वीकारा गया। सुदर्शन जी यही नेतृत्व अब नए युग को देना चाहिए तय करके गए थे, और उसके बाद मोहन राव भागवत जी ये नेतृत्व दे रहे हैं। भारतीय तो आडवाणी जी स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं नया नेतृत्व? सारे अनुसारी शुक्ला जी, तो फिर ये भी समझा दीजिए, आडवाणी जी भी उसको मान जाएंगे। नहीं, मान क्यों नहीं रहे? मान तो जाएंगे, वो अपने मत प्रदर्शित कर रहे हैं, तो मानना ही है। संगठन के साथ जाते हैं वो। हाँ, जब आप इस कदर दरकिनार कर रहे हैं कि आप माने या ना माने, हम तो मोदी के नाम का कल ऐलान कर देंगे, तो फिर बेचारे मानेंगे ही नहीं। उसे पूछकर ही इस तरह की भाषा बोली जाती है। आडवाणी जी को अपमानित करने की भाषा आज दिन तक अटल जी को अपमानित। नहीं, अगर वो अपमानित नहीं होते तो इतनी लंबी चौड़ी चिट्ठी क्यों लिखते साहब? प्रेम शुक्ला जी, आपके संपादकीय से भी बड़ी चिट्ठी वो लिख चुके हैं पार्टी की दशा बताने के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उनकी शंकाओं का समाधान किया उनके घर जाकर। यह भी तो देखा देश ने। उसके बावजूद ये नई शंका पैदा हो गई, जबकि वो शंका भी नरेंद्र मोदी से ही उनके मन में आई थी। तो उसका भी समाधान हो जाएगा, उसका भी समाधान हो रहा है। हमारे बुजुर्ग को सारी चीजें पूछने का अधिकार है। तो वही तो मैंने रामेश्वर चौरसिया जी, नहीं, बहस के शुरू में वही तो मैंने रामेश्वर जी से पूछा था कि अब मोदी इतने जरूरी हैं कि आडवाणी जी मजबूरी हैं। दोनों मजबूरी और दोनों जरूरी है। आडवाणी जी जरूरी थे, आज मोदी जी जरूरी है, ऐसा नहीं है। बोलिए रामेश्वर जी। हाँ, अनुराग जी, हेलो जी, बोलिए। हाँ, अनुराग जी, आप जिस चिट्ठी की बात कर रहे हैं उन्होंने सही बोला, प्रेम शुक्ला जी ने। चिट्ठी के बाद ये विवाद समाप्त हो गया था, चर्चा हो गई थी, उनकी जो शंकाएं हो गई। चिट्ठी के बाद मैं बता रहा हूं कि हर बैठक में आडवाणी जी रहे और मोदी जी साथ साथ बैठे, कई डिफरेंसेस नहीं है। अभी आडवाणी जी ने कोई पब्लिक वक्तव्य नहीं दिया, कोई चिट्ठी नहीं ली थी, ये स्पेकुलेशन चल रहा है। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि वो तो इस्तीफे से पहले भी उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस्तीफे से पहले भी उन्होंने कोई वक्तव्य नहीं दिया था, एकदम बम फोड़ा था उन्होंने। नहीं, तो अभी तो आपने कोई ठीक है, नहीं, ब्लॉग उन्होंने लिखा था, अभी कोई ब्लॉग उनका नहीं आया है। न उन्होंने इस्तीफे की चिट्ठी दी है, पहले सब कोई चिट्ठी नहीं लिखी है। इसीलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला ये सब स्पेकुलेशन है, हमें किसी ने विरोध नहीं किया है और किसी ने कोई कंडीशन नहीं रखा है। कल पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे मेंबर से वो बात कर रहे हैं। स्पेकुलेशन तो आप तब भी कह रहे थे जब मीडिया बता रहा था कि आडवाणी गोवा की बैठक में नहीं पहुंचेंगे, और राजनाथ सिंह कह रहे थे कि पहुंचेंगे, वो अस्वस्थ हैं, आज आएंगे, कल आएंगे। तब भी आप कह रहे थे कि मीडिया स्पेकुलेशन कर रहा है। तो वो तो आडवाणी जी कहे थे, वो बीमार से नहीं आए। चिट्ठी तो बाद में उन्होंने लिखी, गोवा बैठक से चिट्ठी का क्या लेना था? इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गोवा इसलिए नहीं गया कि आप अनाउंस करने वाले थे। ध्यान दीजिए, ये घुमाइए नहीं। उन्होंने उस समय वो बीमार थे, चिट्ठी उन्होंने बाद में लिखी, गोवा के बैठक के बीच में नहीं लिखी। आदमी है 87 साल के, हालांकि अच्छा खेल रहे हैं रामेश्वर चौरसिया, अच्छा खेल रहे हैं रामेश्वर चौरसिया और प्रेम शुक्ला, दोनों ही अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, एक अपने अपने छोर को मजबूती से संभाले हुए हैं। लेकिन वहीं एक बड़ी अच्छी कहावत भी है कि घर का झगड़ा जब बाहर आ जाए तो वो घर का नहीं रहता। देखिए, जो अभी कहा जा रहा है कि चिट्ठी आडवाणी जी ने लिखी, जिसमें आज के नेताओं के ऊपर आक्षेप लगाया कि वो पर्सनल एजेंडा उनका है। आपने कहा कि संघ के लोग वहां पर गए और उन्होंने शंका समाधान कर दिया। अगर शंका समाधान कर दिया था तो अब कैसे दोबारा शंका आ रही है? अब आडवाणी जी पूरा तैयार नहीं है मानने को, तो ये कौन सी परिस्थिति है? कौन सा शंका समाधान कर दिया?
पहले वो उनको इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन बनाने पे आपत्ति थी, अब आगे भी आपत्ति है। अगर उनकी आडवाणी जी की मीटिंग में तारीफ कर देते हैं तो उस तारीफ को ये समझ लेते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए एग्रीएबल है, तो ये तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, उसको नहीं है। आप आडवाणी जी जाते हैं मध्य प्रदेश में, वहां जाके इनके लिए नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि गुजरात तो पहले से विकसित था, उन्होंने थोड़ा सा अच्छा कर दिया, लेकिन वास्तव में मध्य प्रदेश में जो काम हुआ है वो वास्तव में बहुत अच्छा हुआ है। तो ये बहुत से इस तरह से कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स हैं, विपरीत सिग्नल्स हैं कि उसको मान लेना कि आडवाणी जी की पूरी सहमति है, नरेंद्र मोदी को नेता स्वीकार करने के लिए वो सहमत है। मैं तो नहीं समझता कि ये सही है। ये चाहे जो जिस तरह से बैटिंग करें, चाहे जिस तरह से बात करें, मैं तो बिल्कुल उस बात से सहमत नहीं हूं। चलिए, आप सहमत नहीं हो, ये आपका सर्वाधिकार है। सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश में क्या तैयारी, क्योंकि मोदी आ रहे हैं अपने सिपह सालार अमित शाह को, वो पहले भेज चुके हैं, वो बाकायदा सर्वे करके गए हैं, अपना एजेंडा अब उत्तर प्रदेश में भी मोदी लागू करेंगे। आपकी तरफ से क्या तैयारी है? उत्तर प्रदेश में तो बड़ी कमजोर है कांग्रेस। पुनिया साहब, ये आपका अपना ख्याल है जो कि बिल्कुल गलत है। नहीं, कौन से नंबर की पार्टी है आप बताइए उत्तर प्रदेश में? नहीं, आप बताइए ना कौन से नंबर की पार्टी है? आप हमको बता दीजिए ना। हम पहले नंबर की पार्टी हैं। हमारे 22 सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद हैं। ये चौरसिया जी बार मुझे फिर भी सरकार नहीं बना पाए। आप कई साल हो गए पुनिया साहब, कांग्रेस की सरकार को कई साल हो गए। मेरी बात सुन लीजिए जी, मेरी बात सुन लीजिए। हमारे 22 सांसद हैं, उनके 10 सांसद हैं और मैं 1,68,000 के मार्जिन से जीत के आया हूं। और भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर बाराबंकी से जमानत तीसरे नंबर पर है तो आप चौथे नंबर पर है। तो ये तीसरे नंबर पर है तो आप चौथे नंबर पर। एक नंबर पे पार्टी है, हम एक नंबर पे है और भारतीय जनता पार्टी 4 नंबर पे है। आप हल्के में ले रहे हैं मोदी को, लग रहा है। 22 हमारे सांसद हैं। गुजरात में भी यही गलती हुई है कांग्रेस से। गुजरात में भी पुनिया साहब यही गलती हुई है। देखिए, नरेंद्र मोदी हमारे लिए कतई रिलेवेंट नहीं है। नरेंद्र मोदी आएंगे। अरे तो गुजरात कांग्रेस भी यही कहती थी, अपना ही नुकसान करेंगे। गुजरात कांग्रेस भी यही कहती थी पुनिया साहब, गुजरात कांग्रेस भी यही कहती थी। नरेंद्र मोदी आप बात सुन लीजिए, बीच में टोकिए मत। अब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनने का सपना नहीं देखता, और जो सपना देता ध्वस्त हो जाए, नष्ट हो जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी और सपना देखती है तो जाहिर है अगर मोदी की बात भारतीय जनता पार्टी मानती है, उनको विश्वास करती है, तो उनके हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी नष्ट हो जाएगी। तो ये कैसी बातें नहीं। अगर मोदी कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनना नहीं चाहता, प्रधानमंत्री का सपना देखने वाला बर्बाद हो जाता है, तो राहुल गांधी भी तो कहते हैं कि सत्ता जहर है, उन्हें तो आप आगे किए दे रहे हैं। आप बैटिंग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुझे समझ में आती है, और सारे के सारे मिलके उनसे आप बैटिंग करेंगे। तो ये हमेशा उन्होंने कहा है राहुल जी ने कि हम जनता के सपने देखते हैं, हम अपने सपने नहीं देखते। और इसीलिए व्यक्ति कौन प्रधानमंत्री बना ये महत्वपूर्ण नहीं है। तो जनता नहीं, तो जनता ने ही तो जनता की सपने वो पूरे हों, नहीं तो जनता पूरे हों, ये ज्यादा महत्वपूर्ण। पुनिया साहब, लेकिन उसी जनता ने तो गुजरात में तीसरी बार सरदार बनाया मोदी को। अब गुजरात में क्या परिस्थितियां रही आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आज यही नरेंद्र मोदी कर्नाटक में गए थे प्रचार करने, उनको मान मनोबल के साथ में जगह जगह घुमाया और क्या हासिल हुआ ये है। और अभी 2 लोकसभा की सीटें लोकसभा के चुनाव में उतरने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का करिश्मा देखना हो तो 2 उपचुनाव हुए थे कर्नाटक में, दोनों में कांग्रेस पार्टी जीत के आई है। कहां नरेंद्र मोदी चले गए? जी, रामेश्वर चौरसिया जी, लॉक शीट अच्छी नहीं है बता रहे हैं नरेंद्र मोदी की। पुनिया साहब देखिए, पुनिया जी ने सुन लीजिए, पुनिया साहब ने बहुत सारे सवाल उठा दिए बेबुनियाद। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कर्नाटक गए। मैं इनसे पूछता हूं, विधानसभा में राहुल गांधी पूरा यूपी घूमे, बिहार घूमे, तो बिहार में उनको 4 पर ला दिया। अर्थी उठाने के लिए 4 लोग चाहिए, 4 विधायक हैं। पुनिया जी समझ लीजिए। दूसरी बात, हम विवाद की बात करते हैं, बिल में कितना विवाद चाहते हैं कि हो, वो चाहते हैं कि नहीं हो, ये सब पुरानी बातें हो गई। अरे फिर दूसरी बात, पुनिया जी, अरे पुनिया जी सुनिए भैया, आप सीनियर सांसद है, सुनने का पेशेंस रखिए।
हम तो कुछ नहीं बोले, आप बोल रहे थे तो हमने कोई गाली तो दिया नहीं आपको जी बौखला गए। हम तो बातें बता रहे हैं, सच्चाई बताते हैं हम। दूसरी बात, पुनिया जी ने कहा अभी उनके 22 सांसद है। पुनिया जी, लोकतंत्र में अहंकार नहीं होना चाहिए था। कभी बीजेपी के 60 सांसद हुआ करते थे यूपी में, आप कहीं आते हैं हम। दूसरी बात, पुनिया जी ने कहा अभी उनके 22 सांसद है। पुनिया जी, लोकतंत्र में अहंकार नहीं होना चाहिए था। कभी बीजेपी के 60 सांसद हुआ करते थे यूपी में, आप कहीं नहीं थे। ये जनता है, वो जनता फैसला देती है। आपने जो देश का कबाड़ा किया है अभी, जो महंगाई, भ्रष्टाचार और रुपये की जो भाव है, हम तो कहते थे कि जब आप सत्ता में आए थे रुपये की कीमत राहुल के उम्र के बराबर थी, आज सोनिया जी के उम्र की बराबर है। और लगता है कि 2014 के चुनाव आते आते मनमोहन सिंह के उम्र की बराबर होगा। लेकिन अब शक तो ये है, अब तो शक ये है पुनिया जी कि रुपये की कीमत, अरे पुनिया जी सुन लीजिए, रामेश्वर चौरसिया जी, उद्धव ठाकरे जी का लेख याद आ रहा है मुझे इस पर कि मोदी आएंगे तो देश को समस्याओं से कैसे उभारेंगे। रोकिए जरा कत्लेआम, 1 मिनट रुकिए। अरे सुनिए, एक कत्लेआम की बात कर दिए, सुन लीजिए। अब यूपी में इनकी सरकार चल रही है, इनके सहयोगी है। जी राजीव जी, आ रहा हूँ आपके पास। सपा की सरकार है, इनकी सरकार है। अरे चौरसिया, हमारी क्या सरकार है? चलिए उस पर हमारी क्या सरकार है? बोल दीजिए, क्या बात कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? गुजरात में कत्लेआम किया, चलिए किसी को पता नहीं है, पूरी दुनिया जानती है। हमारी सरकार नहीं है, केंद्र में आपकी सरकार नहीं है, केंद्र सरकार। चलिए छोड़ दीजिए, उस पर बात मत कीजिए। क्या उस समय कत्लेआम हुआ था? मुजफ्फरनगर हम लोग कर चुके 5 बजे। कत्लेआम हुआ था तो एनडीए की सरकार भी तो थी। राजीव रंजन जी, राजीव रंजन जी, नया जमाना है, नए नेतृत्व का जमाना है। ऐसे में ये सोच क्या बुरी है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान दे दी जाए? राजीव रंजन जी, क्या बुरी सोच है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में कमान दे दी जाए? नया जमाना, नया नेतृत्व है। नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी को कमान दे दें, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को कमान दे दें, इन्होंने अपना सारा खेल का गुड़गोबर खुद कर लिया है। ये पार्टी बुरी तरह से विभाजित दिख रही है और जो देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करने का न साहस है न क्षमता है। जिस मॉडल का ये लगातार गुणगान कर रहे हैं, वो मॉडल कितना अधूरा है ये इनको समझने की जरूरत है कि 1,38,000 करोड़ रुपए के खर्च में गुजरात डूबा है। 23,000 बहुत समझदार है, तो समझ में आ गया। बिहार को संभालिए, आप बहुत समझदार हैं। माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं और महिलाएं एनेमिक हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, ये सीएजी की रिपोर्ट है, देखिए जिस तरीके से जॉबलेस डेवलपमेंट गुजरात का हुआ है, कॉर्पोरेट घरानों की पसंद इसीलिए नरेंद्र मोदी है कि नरेंद्र मोदी को जब वो सामने लाएंगे रामेश्वर चौरसिया जी इतना तो मानते हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं देने का पिछले 5 वर्षों में वहाँ मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विसेज के सेक्टर हैं उनमें रोजगार घट गए हैं। और ये अगर आतंकवाद की बात करते हैं, कांधार में इन्हीं लोगों ने या उस समय उस जमाने में उस कुख्यात आतंकवादी को जाकर के सौदा दिया। और जिस तरह से भटकल गांव में जो नर्सरी है आज इंडियन मुजाहिदीन, रामेश्वर चौरसिया जी, तमाम रामेश्वर चौरसिया जी, समय की कमी है, 2008 में चर्चा में आया और उस समय इनकी सरकार थी वहां कर्नाटक में। ठीक बात है। ओके रामेश्वर चौरसिया जी, समय कम है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इतना तो आप मानेंगे कम से कम कि जिस मतभेद को आप स्वीकार कर रहे हैं, जो आप कह रहे कि अटल जी भी कई बार अलग मत रखते थे किसी मसले पर और फिर पार्टी के ही लाइन पर वो चलते थे अंततोगत्वा, आडवाणी साहब के मतभेद से मोदी की राह जरूर थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ये तो मानते हैं आप? देखिए ऐसा होता नहीं अनुराग जी। देखो हम जिस कमेटी में है विधानसभा की, नहीं मैसेज ये जा रहा है कि जो अपने बड़ों को साथ लेकर नहीं चल सकता वो देश को साथ लेकर कैसे चलेगा, इसलिए मैंने पूछा। ठीक है, नहीं देखो साथ लेने की बात नहीं है, ये बड़े बड़े बुजुर्ग है, अपने अनुभव से कुछ चीजों को उठाया, उसको डिस्कशन कर लिया गया, उस पर उनके अनुभव का आप लोग लाभ लेना नहीं चाह रहे ना? ये करने से फायदा है जो आपने कहा। आप तो मोदी साहब के अनुभव का लाभ लेना चाह रहे हैं, आडवाणी लाभ ले रहे हैं, वो तो हमारे मार्गदर्शक है। हाँ, तो फिर उनका कहा क्यों नहीं मान रहे हैं? मोदी साहब तो कह रहे हैं मोदी के नाम का ऐलान कीजिए, विधानसभा चुनाव के बाद कीजिए, वरना भ्रष्टाचार का जो मुद्दा आप उठाने वाले हैं, जो महंगाई का मुद्दा आप लोग उठाने वाले हैं, वो दब जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखिए उन्होंने ऐसा कहा नहीं है, कहीं वक्तव्य नहीं दिया। आडवाणी जी को बड़ा सम्मान का मार्गदर्शन लिया जाता है, हो सकता है जॉर्ज फर्नांडिस की तरह नीतीश कुमार कल्चर नहीं है कि धकिया के बैठा करेगी ना। तो चलिए
अच्छा ये बताएं कि अगर कल मोदी के नाम का ऐलान होता है तो आडवाणी साहब करेंगे क्या ये ऐलान, या राजनाथ सिंह करेंगे? बिहार की चिंता करें, ये पुराना रिकॉर्डर लेके बहस में मत आए। बिहार की चिंता करें। रामेश्वर जी, आप बता सकते हैं, बिहार ग्रसित है, जरा चिंता करें। रामेश्वर जी, आप बता सकते हैं, इतना तो बताते जाइए कि मोदी के नाम का ऐलान आडवाणी करेंगे या राजनाथ सिंह करेंगे? ज्यादा मत दीजिए, अपनी चिंता आप भी कीजिए। ठीक है, आखिरी कमेंट रामेश्वर जी। रामेश्वर जी, सवालों का जवाब आपको देना है। रामेश्वर जी, चलते कल आप देख लीजिए, पूरी पार्टी मिलकर के, पूरी पार्टी एक है, पूरी पार्टी मिलकर के ऐलान करेगी। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता चाहता है कि हमारे शीर्षस्थ नेता है आडवाणी जी होंगे, साथ रहे, अनाउंस करें। भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं का एक्सपेक्टेशन है, आडवाणी जी इसका सम्मान जरूर करेंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी का करना चाहेंगे। कल शाम 4 बजे तक ये साफ हो जाएगा कि मोदी के नाम का ऐलान आडवाणी साहब के आशीर्वाद के साथ होता है या फिर आडवाणी साहब को दरकिनार करके होता है। बहुत बहुत धन्यवाद हम करना चाहेंगे रामेश्वर चौरसिया जी, आपका, पीएल पुनिया साहब आपका, राजीव रंजन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और साथ ही प्रेम शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। छोटा सा